उनके डीएनए में एंटरप्रेन्योरशिप है। फॉर एग्जांपल पावर बीआई है, एक टूल है, टैब्लो है, एक टूल है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज नॉट द एंड टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, पाइथन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी फ्यूचर में सीखना पड़ेगी टेक्नोलॉजी। तो ये चॉइस है किसी भी स्टूडेंट की कि उसको कैसी लाइफ चाहिए। 90% ऑफ द स्टार्टअप फेल बाय सॉफ्ट स्किल्स। आई मीन जो ऊपर जाते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन होते हैं तो इन्वेस्टर्स के पास फ्री मनी होता है। स्टार्टअप पैसे कैसे हासिल करते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। Startup ecosystem and tech world. This is the topic of our today's podcast. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे जानने के लिए हमारे स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा क्यूरियस रहते हैं। वर्ड क्यूरियस से मुझे याद आया कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके अंदर भी एक ऐसी ही क्यूरियोसिटी है टू नो मोर अबाउट स्टार्टअप्स। नाउ ही इज़ समवन who is none other than Mr. Atikur Rahman, who is the group risk strategist of Careem. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमने बड़ा सुना है कि यूजुअली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं दे आर मोर इनटू इंडस्ट्री, ऑडिट फर्म और एनीथिंग व्हिच इज़ मच मोर एस्टैब्लिश्ड। आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी क्यूरियोसिटी आपको हमेशा स्टार्टअप्स से ज़्यादा फैसिनेट करती आई है। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड। सो फॉर एग्जांपल आपकी पढ़ाई का जो पूरा एक टेन्योर था जिसमें आपने ये डिसाइड किया कि यू विल बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट, and I've also heard that you are not just chartered accountant, you have already done your MS and that is also a big degree. तो ये सब कैसे हुआ और कैसे आपकी इंक्लिनेशन सीए की तरफ आई? थैंक यू आलिया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज समथिंग जो मेरे फादर से मुझे इंस्पिरेशन मिली। आई एक्चुअली डिड माई इंटरमीडिएट एंड प्री इंजीनियरिंग। इरादा प्री इंजीनियरिंग से पहले भी सीए करने का ही था, बट प्री इंजीनियरिंग इसलिए ज्वाइन की क्योंकि मैथमेटिक्स पसंद थी और डिसीजन भी ठीक था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैथमेटिक्स ने मुझे अपनी उस क्यूरियोसिटी या उस माइंडसेट को कंटिन्यू करने में हेल्प की जिसको मैं पसंद करता हूँ। सो प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आई मूव टूवर्ड्स सीए। दो ऑप्शन ज़रूर थे मेरे पास उस वक्त, एक टेक्नोलॉजी ज्वाइन करना, दूसरा सीए करना। माई फादर वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स सीए। टेक्नोलॉजी के बारे में मेरा अपना पर्सपेक्टिव भी यही था कि ये मैं सीख लूँगा किसी भी तरह से, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ समथिंग यू कैन लर्न वेरी इजीली। कोडिंग वगैरह आज भी मुझे थोड़ी सी आती है, सो दैट इज़ समथिंग आई लर्न माई सेल्फ, राइट। सो सीए करने का डिसीजन मेरे फादर ने मुझे इंस्पिरेशन दी थी। देन बिजनेस वर्ल्ड वॉज समथिंग दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट, सो आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट बिजनेस। एंड बिजनेस में या तो आप आईबीए जाते हो, लम्स जाते हो, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग प्रोफेशन की तरफ आते हो। सो सीए वाज अ डिसीजन दैट माय फादर सपोर्टेड मी। ऑल द अदर रिलेटिव्स वर अगेंस्ट इट। आई गॉट एडमिशन इन नस्ट एज वेल, बट आई डिडंट गो देयर। वो मैंने कजन्स की कंपटीशन में दे दिया था नस्ट का एग्ज़ाम, बट I joined CA then. CA join करने के बाद I started that journey with as a normal student, जैसे सब स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। I was a bright student. अच्छी बात ये थी कि मुझे चीज़ें समझ में आती थी और इंग्लिश पे उससे पहले बहुत काम किया था मैंने अपनी जो कि लोग नहीं करते शायद। I used to work on my etymology of English as well. So उसकी वजह से I was very accustomed with how to write and how to work around it. So CA join करने के बाद it was a smooth journey till the firm. फिर Ferguson join किया for my training. Ferguson was a great place. आज भी मैं फर्ग्यूसन को अपनी माँ कहता हूँ। That's great. बिकॉज वो जगह ऐसी है जिसने आज मुझे जहाँ मैं पहुँचा हूँ उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन प्ले किया। सो फर्ग्यूसन में एक नॉर्मल सीए ट्रेनी की तरह स्टार्ट किया। हाँ, ट्रेनीशिप इज़ हार्ड, ट्रेनिंग वाज हार्ड, ट्रेनिंग वाज डिमांडिंग, इट वाज चैलेंजिंग, बट उसमें मज़ा भी अब नहीं है। एंड एट दैट एज आई बिलीव every CA student should go through some that rigorous progress. That rigorous progress help करती है into making you a different person than what you are.
एंड आफ्टर दैट अच्छा उसी के दौरान ऑब्वियसली यू हैव टू क्रैक द फाइनल एग्जाम्स एज वेल, CFAP. CFAP, एंड उस वक्त CFAP नहीं होता था, उस वक्त मॉड्यूलर सिस्टम अच्छा, था। मॉड्यूलर सिस्टम था. तो मॉड्यूल E और F थे, 8 पेपर्स थे, और वो पेपर आराम आराम से निकलते गए। एंड में फंसा था एक पेपर में जो मुझसे नहीं निकल रहा था, और हर एक के साथ होता है, ये कहना गलत होगा कि किसी के साथ नहीं होता, ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है, कोई पेपर रुकता है, कोई पेपर अगले टाइम में निकलता है, और मेरे साथ भी यही हो रहा था, बट आखिरी पेपर ने मुझे बड़ी तकलीफ दी थी। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज क्रैक्ड और वो निकल गया, और इसका भी एक अपना ही जर्नी है आखिरी पेपर का। तो आपने क्या बड़ी आसानी से निकाल लिया वो, या उसके लिए कोई आपने नई स्ट्रैटेजी? नहीं, एंड में तो मैं ये सोचने लग गया था कि मैं नहीं हो रहा तो छोड़ दो, Okay. बट सीरियस थॉट प्रोसेस नहीं था वो, बट मुझे क्योंकि आई हैव बीन क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट अदर थिंग्स एज वेल, ओके. तो उस वक्त मेरे जहन में ये था कि एक दफ़ा CA हो जाए तो मैं दूसरी चीज़ें सीखना शुरू करूँ अपनी, जो लेकिन आखिरी पेपर निकल ही नहीं रहा था। फिर आई हैड वेरी मच इंटरेस्ट इन माइंड साइंसेस। ओके. माइंड साइंसेस में मैं अक्सर एक्सप्लोर करता था इंटरनेट पे भी, हिप्नोसिस कैसे होता है, कैसे माइंड रीप्रोग्राम हो जाते हैं और लोग उन पे काम करते हैं। तो दैट वाज अ सब्जेक्ट दैट वाज Always intrigued. Always I was intrigued with that subject. So I joined a course, a 1-year course with one of my mentors, Dr. Imran, for NLP and hypnosis. It was a lengthy course. अब वो नहीं करवाते, but उस वक्त करवाते थे. I joined that course, और during that course हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स माइंड की सीखी, कुछ थेरेपीज़ भी सीखी। उससे मुझ पे पहला इम्पैक्ट तो मुझ पे ही पड़ गया, और जो पहला इम्पैक्ट जब मुझ पे पड़ा तो आई वॉज वेरी रिलैक्सड आउट ऑफ दैट प्रेशर, जो प्रेशर CA का था। अच्छा, CA में ज़्यादातर बच्चों का पेपर इसलिए नहीं रुकता कि उनको आता नहीं है, CA में पेपर इसलिए रुकता है क्योंकि जो नर्वस सिस्टम होता है ना एग्ज़ाम के दौरान, वो प्रेशर डील करना जो है ना असल गेम होता है। अगर आप एग्ज़ाम में अपनी माइंडफुल स्टेट में हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का आप पेपर निकाल लेंगे। अगर आप वहाँ पैनिक कर जाते हैं, जो कि अक्सर होता है प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में, तो फिर थोड़े चांसेस ब्लीक हो सकते हैं। बट नेवरदलेस उस माइंड साइंसेस की ट्रेनिंग ने मुझे बड़ा हेल्प किया, और आखिरी पेपर मैं शायद बगैर तैयारी के ही निकाल पाया। वाओ. So that was how the journey ended of doing CA. तो यहाँ तक CA हो गया। अच्छा, आपने बताया कि आप यू कॉल फर्ग्यूसन एज अ मदर, तो ये बड़ा टाइटल है कि किसी फर्म को आप इतना अच्छा टाइटल दे रहे हैं और इतना ऑनर कर रहे हैं। सो आपने कहा कि उसने आपको बहुत कुछ सिखाया, सो व्हाई हैवंट यू एंडेड अप बीइंग वन ऑफ द फर्म मेंबर and joined Ferguson? Interesting question. There are two aspects which a chartered accountants think. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस होता है, राइट? दोनों में फ़र्क ये है कि प्रैक्टिस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो फॉर्म में होता है, उसका काम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला होता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसल्टिंग ऑन वेरियस मैटर्स लाइक टैक्स, अकाउंट, ऑडिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एश्योरेंस सर्विसेज। I was not interested in becoming a practicing chartered accountant for the long term, right? Rather, consulting was very interesting journey, but अच्छा खासा टाइम मैंने Ferguson में गुजारा और मैंने बड़ा enjoy किया उसको. But there are long term goals that you see for yourself. और then I joined industry because industry is a very different ball of game altogether. वहाँ आप असल में सीखते हैं कि business run कैसे होता है, because you are in the business with the business teams. As an accountant or as a practicing chartered accountant, you're out of the business. You become a consultant, right? तो दोनों में फ़र्क है। चॉइस किसी की भी कुछ भी हो सकती है, पसंद नापसंद की बात है, बट मेरा डिसीजन इसलिए ये था इंडस्ट्री ज्वाइन करने का, बिकॉज आई वांटेड टू सी हाउ बिजनेस वर्क। एंड आगे हम बात भी शायद इस पर करेंगे कि बिजनेस खुद करना और खुद बिजनेस में जाना, स्टार्टअप्स में जाना, ये कहाँ से आया, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से एक टिपिकल कंसल्टेंट
ना बनने का। अच्छा, मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि यूजुअली जब आप इंडस्ट्री की तरफ आते हैं तो इंडस्ट्री में भी आपके पास बड़ी लेगेसी है एंटिटीज़ की। सारी बड़ी एमएनसीज आपके पाकिस्तान में आ गई हैं, अब तो ज़ाहिर हो पहले से हैं। तो आप यूजुअली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो दे वांट टू जॉइन एमएनसीज क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिख रही होती हैं, प्रोग्रेस दिख रही होती है, ग्रोथ, लर्निंग, एवरीथिंग दे फाइंड देयर। तो आप जो हैं उन्होंने मतलब आपने उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू ना करते हुए यू डिसाइडेड टू एंडेड अप ऑन स्टार्टअप्स, और ज़्यादातर आपका इंटरेस्ट और आपका जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो दैट्स टोटली इंक्लाइन टुवर्ड्स स्टार्टअप। उसके पीछे क्या राज है, लाइक हाउ इट डेवलप्ड? अच्छा, आई हैव बीन अ एविड रीडर अ लॉट, तो मैं बहुत रीड करता हूँ चीज़ें, बुक्स पे, इंटरनेट पे बहुत सारी एक्सप्लोर करता रहता हूँ चीज़ें, कि क्या नया हो रहा है दुनिया में, कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ाती है, जितना ज़्यादा आप रीड करते हैं आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। एग्जैक्टली। तो like a typical person, I joined a big company in the industry, एक large IPP को मैंने ज्वाइन किया इन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के दो रीजंस थे। एक, इंटरनल ऑडिट मुझे अच्छा लगता था हमेशा से। ग्लोबली इंटरनल ऑडिट में बहुत काम होता है, पाकिस्तान में थोड़ा लिमिटेड काम होता है, दैट आई वुड से, बिकॉज करीम में जो मैं कर रहा हूँ वो एक डिफरेंट काम है from a typical internal audit. But internal audit initially joined किया because I wanted to explore internal audit में you have some work life balance as well. Typically because of the nature of that job, it is not very deadline oriented, but again it is an interesting journey as well because you explore the processes of an organization on a regular basis, right? तो उसके साथ साथ I started exploring the startup ecosystem because I had some ideas. जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो दुनिया के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो आपके पास भी आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं नेचुरली। तो जब आपके पास आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं तो आप दो चीज़ें सोचते हो, या तो उस आइडिया को डिस्कस करते हो दूसरों के साथ और इम्प्लीमेंट करते हो, या उस आइडिया पे बैठ जाते हो और कोई और इम्प्लीमेंट कर देता है उसको। एग्जैक्टली। So I had a few ideas since long time. तो उनमें से एक आइडिया पे मैंने काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया ओके। विद माय जॉब। तो उस पे काम किया, एक्सप्लोर किया, प्लान्स बनाए कैसे बनेगा, एंड इट वाज अ टेक प्रोडक्ट दैट आई वांटेड टू मेक। ओके। So I started that journey of learning about startups, making products, making tech products actually. Front end क्या होता है, back end क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, डेवलपमेंट कैसी होती है, टेक का स्टैक क्या होता है। सो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं। दिस वाज समथिंग दैट एक्चुअली मेड मी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। सो उसमें फिर ज़्यादा हमारी फर्टर्निटी में, सी ए फर्टर्निटी में ज़्यादातर आपके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो विद इन द सी ए फर्टर्निटी होते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट सी ए फर्टर्निटी से सारे बाहर ही होते थे। ग्रेट। मेरे ज़्यादातर दोस्त सी ए फर्टर्निटी से बाहर होते थे। तो उसकी वजह से होता ये था कि मुझे दूसरे पर्सपेक्टिव समझने का ज़्यादा मौका मिलता था। एक टेक का दोस्त है मेरा, तो टेक वाले के साथ मैं बैठूंगा और लंबी डिस्कशंस करूंगा ऑन हाउ प्रोडक्ट्स वर्क, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे काम करती हैं। तो ये जर्नी स्टार्ट हुआ उसके बाद। ओके। और आफ्टर दैट कंपनी आई अगैन जॉइंड अ टिपिकल कॉन्ग्लोमरेट, बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया। अच्छा, उस कंपनी को ज्वाइन करने का रीज़न टेक ही था, बिकॉज दैट कंपनी वाज वर्किंग ऑन टेक, बिल्डिंग टेक इकोसिस्टम। बट उसके बाद वहाँ एक साल मैंने गुजारा। टिल देन आई वाज वर्किंग अलॉन्ग साइड ऑन माई स्टार्टअप एज वेल। अच्छा, उस स्टार्टअप के जर्नी में थोड़ी जान उस वक्त ज़्यादा आ गई थी, and in Pakistan startups were getting funding as well at the time. Okay, that's good. A lot of fundings were there because 2020 या 21 में पूरी दुनिया में VC कैपिटल बहुत अवेलेबल था, which is venture कैपिटल क्यों अवेलेबल था? बिकॉज फ्री मनी था, इंटरेस्ट रेट्स डाउन थे पूरी दुनिया में। जब इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन होते हैं तो इन्वेस्टर्स के पास फ्री मनी होता है, और फ्री मनी से बढ़ाते वो रिस्क ले पाते हैं, बिकॉज बैंक में रखने का तो उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप इस पर
पर्टिकुलर डोमेन में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि फंडिंग्स कैसे होती हैं स्टार्टअप्स को, और स्टार्टअप पैसे कैसे हासिल करते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं टू बिल्ड देमसेल्व्स। तो उस ज़माने में स्टार्टअप्स को फंडिंग भी अच्छी थी, पाकिस्तान में स्टार्टअप्स वर ग्रोइंग, दे वर गेटिंग नोटेड। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान डिज़र्व्स न्यू स्टार्टअप्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। वी हैव अ बिग अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। बहुत सारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के सॉल्व नहीं हुए हुए अभी भी। पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स अब नॉर्मल चीज़ है, हमारे यहाँ वो अभी भी स्पेशल चीज़ है। एग्जैक्टली। सो वो एक अपॉर्चुनिटी भी है, प्रॉब्लम तो है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है प्रॉब्लम में। एग्जैक्टली, इट्स ऑन ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। करेक्ट। तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी, तो मेरे जैसे लोग जिनको थोड़ा सा ज़िंदगी ने मौका दिया हुआ है बेहतर बनने का, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जाएं, राइट। तो जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाते हैं तो अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि ये मैं आगे भी बात करूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ समथिंग दैट इज़ अ स्किल जो आगे काम आएगी। स्पेशलिस्ट स्किल जो है ना वो हर कोई अटेन कर लेगा, बट आगे वही जा पाएगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस को ज़्यादा सीख रहा है। इनफैक्ट इन बिजनेस एज वेल। आप कुछ लोगों को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं आप वो हेड ऑफ दैट फंक्शन तक पहुंच पाते हैं और लीडर नहीं बन पाते या सीईओ नहीं बन पाते। Exactly. उसकी वजह यही है कि जो ऊपर जाते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, जो नीचे तक होते हैं वो प्रॉब्लम आइडेंटिफायर होते हैं, तो फ़र्क होता है। तो वहाँ पे फिर मैं NIC गया स्टार्टअप्स जर्नी में। आई वेंट टू NIC, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची। वहाँ गया, फाउंडर इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल एक्सेलरेटर है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए। I graduated from there. My startup got graduated from there. I got a lot of benefits from that accelerator as well. AWS explore किया हमने उसकी वजह से कि कैसे वेबसाइट AWS पे डाली जाती है, and a lot of other benefits as well. उसी जर्नी में NIC हम गए कराची, and interesting part is that my startup was in the first batch of iThrive as well, which is ICAP's incubation center. Wow. सो वहाँ भी हम पहुँचे थे प्रोडक्ट को लेके अपने। एक फिनटेक प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे थे, और फिनटेक प्रोडक्ट का मसला ये होता है कि उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनफैक्ट तीसरी भी होती है, बट दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका रेगुलेटर, क्योंकि आप लोगों के पैसों के साथ डील करते हैं तो यू हैव टू अलाइन द रेगुलेटर विद योरसेल्फ। दूसरा होता है फंडिंग। ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल टू मूव अराउंड। तो ये दो चीज़ें थी जिसके पीछे हम भी काम कर रहे थे और आज भी कर ही रहे हैं। देयर विल बी अ राइट टाइम टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट, बट वी हैव वर्कड ऑन दैट प्रोडक्ट अ लॉट इन रीसेंट टाइम्स। सो उस पर हमने काफ़ी काम किया उस दौरान। इनफैक्ट 2-3 और आइडियाज़ पे भी हमने काम किया, और इस दौरान काफ़ी टेक के लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई हाउ टेक वर्क्स, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होती है, मार्केट में कस्टमर जर्नी क्या होता है, कस्टमर कैसे कैब को खोलता है तो वो मूव अराउंड करता है और उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। एक्सपीरियंस का मतलब समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई। हम एक्सपीरियंस की डेफिनेशन नॉर्मल डिक्शनरी से समझेंगे तो बहुत डिफरेंट नज़र आएगी, लेकिन इन रियल तो बिल्कुल रियल बहुत डिफरेंट है। सो कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है, कस्टमर स्टिकीनेस क्या होती है, कस्टमर दोबारा आपकी ऐप पे क्यों आएगा। आई थिंक मतलब पूरी एक वोकैबुलरी जो बिजनेस की होती है उसका कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है। करेक्ट। सो दीज वर थिंग्स दैट माई लर्निंग वाज देयर। फंडिंग कैसे होती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ बातें हुई, तो इन्वेस्टर की समझ में आई कि इन्वेस्टर सोचता कैसे है। वैल्यूएशंस की हमने, जो कि हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो क्लाइंट को करके देते थे, बट खुद क्लाइंट बनना या खुद बिजनेस बन के उसको सोचना कि यार वैल्यूएशन कैसे बनती है, दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग। और उसमें फिर इन्वेस्टर कैसे आपसे सवाल पूछता है, उसको कैसे कन्विंस करना है। और नॉट ओनली लोकल इन्वेस्टर्स, me and my team had great discussions with international investors as well. तो कोई इन्वेस्टर इजिप्ट में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, तो वो बात सुन रहा है, आपके आइडियाज़ को सुन रहा है और फिर बोल रहा है कि ओके वी विल कम बैक टू यू, एंड वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, कुछ वर्किंग्स मांग रहा है। These are the things that actually made me a different person altogether.
और साथ में ऑब्वियसली 9 to 5 की जॉब भी चल रही थी. Wow. So that's a great work life. Basically, it's not a work life thing. It's a main work life. अच्छा, जिस तरह अभी आपने कहा कि you have to deal with international investors and local investors as well. So आपने इन दोनों investors को, मतलब अगर इनका comparative analysis आप करें तो who was more difficult to convince, and what are the challenges you face to convince international investors and local investors? When you go to an investor, लोकल इन्वेस्टर के पास आप जब जाते हैं तो लोकल इन्वेस्टर आपका बिजनेस मॉडल देखता है और करीब से देखता है, राइट. उसको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और वो आपका बिजनेस मॉडल देखेगा. आपका थोड़ा बहुत सोशल कैपिटल होना चाहिए और सोशल कैपिटल होना ज़रूरी है क्योंकि व्हेन यू मीट द इन्वेस्टर फर्स्ट देयर हैज़ टू बी समवन इन बिटवीन जो आपके साथ इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले कर सके. बट नेवरदलेस कोल्ड ईमेल्स भी चलती हैं, कोल्ड अप्रोच भी चलती है, वो भी चल सकती है. बट लोकल इन्वेस्टर को मनाना एक डिफरेंट या उसको पिच करना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. Okay. व्हेन यू टॉक टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर, सो इंटरनेशनल इन्वेस्टर डायरेक्टली कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते. दे अलाइन विद अ लोकल इन्वेस्टर और उससे पूछते हैं कि यार ये पिच मेरे पास आई है, शुड आई इन्वेस्ट इन दिस स्टार्टअप और नॉट, और द लोकल कॉन्टेक्स्ट दे हैव इन पाकिस्तान और इन अदर कंट्री. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर उनको सही फीडबैक मिल जाता है कि हाँ दिस इज़ वर्किंग, दिस इज समथिंग वी शुड इन्वेस्ट इन, तो वो अक्सर औकात लोकल इन्वेस्टर मिलके इन्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स. तो देयर इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी कि आप डायरेक्टली इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास जाएं और वो बगैर आपकी छानबीन किए आपको इन्वेस्टमेंट दे दें. Exactly. मतलब उन्हें भी देखना होता है कि what are the ground realities, Correct. and they want to read the market. रीड द मार्केट, रीड द बिजनेस मॉडल, नो द फाउंडर्स. अर्ली स्टेज स्टार्टअप के जर्नी में फाउंडर का अपना मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Okay. यानी फाउंडर कौन है, कहाँ से आया है, उसका अपना बैकग्राउंड कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये चीज़. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक्चुअली. ठीक है. अच्छा, आपने ज्वाइन की करीम 2022 में, राइट? जब वो एक अच्छी स्टैब्लिश्ड एक स्टार्टअप तो नहीं कहेंगे अब उसे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बिजनेस. सो ये ख्याल आपके कैसे आया कि आपको करीम ज्वाइन करना चाहिए? अच्छा, when I was working on my own startup and own initiatives, करीम पाकिस्तान में हमेशा से एक इंस्पिरेशन रहा है for startups and for people like me who want to establish something, right? Because it was one of the first startups in the Middle East as well, जो कि पहला यूनिकॉर्न बने, $1 billion कंपनी बने, right? तो करीम हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन एंड मुझे हमेशा लगता था कि आई शुड गो टू करीम टू लर्न हाउ दिस जर्नी इज़ एक्चुअली. मैं जब अपनी चीज़ों पे कभी काम कर रहा था तो बीच में करीम की भी अपॉर्चुनिटी आई थी और प्लस मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रहा था, तो करीम की अपॉर्चुनिटी आई इन द रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन. उस वक्त ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट होता था सिर्फ. तो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी, अ मैनेजरियल पोजीशन, and I joined that company. It was a rigorous process to join Kareem, but I joined Kareem. करीम की अच्छी बात ये थी कि करीम के DNA में एंटरप्रेन्योरशिप है. Okay. Right? और it's not a typical company, typical corporate company, right? अभी भी नहीं है. अच्छा. Even after Uber has acquired, और Uber ने acquire किया, Uber भी एक entrepreneurial journey से start हुआ है. वो भी एक startup था पहले. जब वो बड़ा हुआ तो उसने दुनिया में मुख्तलिफ स्टार्टअप्स को अक्वायर करना शुरू कर दिया. उन्होंने करीम को भी अक्वायर किया एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन ऑफ $3.1 billion इन 2018, राइट. तो इसके कल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप है, कल्चर में DNA में वो चीज़ है जो मुझे चाहिए थी एक्चुअली, विच वाज वेरी रिलेटेबल टू माय इनसाइड. Okay. So I wanted to join and I got the entry in one of the companies I wanted to join. Initially I was looking at the financial risk management which was within finance. फिर हमने इसको transform किया into risk management और then I obviously got a promotion as well internally which helped me transform this entire journey. तो अब I look at the strategic risk at Kareem, which includes looking at the markets, looking at the competition as well, looking at economic risk, political risk, cyber security के risk. इस तरह की चीज़ों को explore करने का मौका मिलता है और इनमें करीम के लिए क्या risk exposures हैं उनको
एक्सप्लोर करना और उसका डेटा एनालिसिस करके रिजल्ट्स निकालना, उसके पीछे जाना. That is what my job actually is, and I'm leading the risk management function for Careem. So that's internal and external both nature Yeah, of internal work. and external both. ओके सो अभी आपने कहा कि जैसे इसमें साइबर सिक्योरिटी के भी इश्यूज आते हैं एंड ऑल एवरीथिंग लाइक दैट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि द इमर्जिंग वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स टेक राइट, और टेक में इतनी एडवांसमेंट हो गई है जैसे कि एआई है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आर नाउ इवन द ब्लॉकचेन. सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट, बिकॉज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, आपने जिस तरह बताया कि शुरू में आपको भी जैसे कंप्यूटर साइंसेज में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा जिसकी वजह से आप एमएस की तरफ गए और ऑब्वियसली सीए. तो हमारे सीए के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि लाइक कंप्यूटर इज़ इन देयर जीन्स बिकॉज के दे वांट टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कोडिंग एंड अदर थिंग्स. तो ये कितना, इसका क्या फ्यूचर है, लाइक व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन? I think not specifically to blockchain, but future technology का ही है. और अब तो काफ़ी काम हो रहा है इन चीज़ों पे, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी फ्यूचर में सीखना पड़ेगी टेक्नोलॉजी. ओके, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं होगा. तो आपको लगता है कि जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स हैं उन सब में ये ट्रेड्स डेवलप होते हैं, या ये कोई ख़ास किस्म के ट्रेड्स हैं जो उनको एंड अप करते हैं, या उनमें ये क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं दैट दे शुड लर्न टेक्नोलॉजी एज वेल, या हर कोई कर सकता है? नहीं, आई थिंक ICAP इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस. Okay. अपने कोर्स मटेरियल में दे आर एडिंग टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन, पाइथन सीखना अब ज़रूरी होते जा रहा है ICAP के कोर्स में भी. आगे भी आएगा, इस पे काम हो रहा है. और पूरी दुनिया में भी अकाउंटेंट्स हैव टू लर्न एनालिटिक्स एज वेल नाउ. और एनालिटिक्स विदाउट कोडिंग या विदाउट पाइथन, विदाउट एनी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं हो पाएगा. ओके, दे हैव टू लर्न द टूल्स दैट आर बीइंग यूज्ड. ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग हो, बट कोडिंग के अलावा भी द टूल्स दैट यू यूज़, फॉर एग्जांपल पावर BI है एक टूल है, टैबलो है एक टूल है. दे हेल्प यू एनालाइज डेटा. SQL सीखना बहुत ज़रूरी है. आई यूज़ SQL ऑन अ रेगुलर बेसिस विद इन माई जॉब. सो SQL सीखना ज़रूरी है. कैसे डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को क्लीन करने के बाद प्रेजेंटेबल बनाते हैं और लीडर्स के लिए डिसीजन मेकिंग आसान करते हैं. ये सब सीखना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को. इसके बगैर गुजारा नहीं होगा इन द फ्यूचर. अभी तो चल जाएगा, अगले शायद 5 साल, या शायद कह भी दें तो 10 साल. मुझे नहीं लगता 10 साल तक चल सकता है, बट शायद 5 साल तक मज़ीद चल जाए एक नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटिंग और इसके बलबूते पे. लेकिन आगे टेक विल बी इम्पोर्टेंट. ओके. सो अच्छा, सो थिंग इज़ दैट यू टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, और आपने बताया कि स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें सीखनी है एंड ये सारी चीज़ें स्टार्टअप में बहुत काम आती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा जो लाइक हमारा, अब अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो जितनी चीज़ें हैं दे आर ऑल गोइंग टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड दे आर एक्चुअली अडेप्टिंग दोज टेक्नोलॉजीज़. सो इस वजह से स्टार्टअप्स में ज़रूरी है. सो व्हाट अबाउट द MNC? सो ये जितनी भी मल्टीनेशनल एंटिटीज़ हैं, सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दीज एंटिटीज़ इन अपकमिंग डेज, like years? No, MNCs में मुख्तलिफ तरह की MNCs हैं और अच्छी MNCs हैं. Okay. There are stable MNCs. For example, FMCGs हैं. FMCGs वो चीज़ बनाती हैं जो मैं और आप रोज़ यूज़ करते हैं. साबुन बनाते हैं, साबुन हम रोज़ यूज़ करते हैं. Exactly. शैम्पू बनाते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं. So वो FMCGs हो गई या MNCs हो गई, उनका फ्यूचर है. ऐसा नहीं क्योंकि वो जो चीज़ें बना रहे हैं they are in our necessities. One thing is necessity, second thing is they're global ना. Okay. ठीक है. और जब आप ग्लोबल पोर्टफोलियो लेके चलती है कोई कंपनी, तो उसका किसी मार्केट में रिस्क होगा, किसी मार्केट में नहीं होगा. नहीं होगा, ठीक है, exactly. राइट. सो जब वो हायरिंग करते हैं तो दे हायर अ ग्लोबल पर्सन, राइट. एंड वो एक लोकल ऑफिस में ज़रूर होता है, बट अक्सर MNCs की ग्लोबल मोबिलिटी भी होती है. तो जिन लोगों को ग्लोबल मोबिलिटी चाहिए वो MNCs ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. और MNCs में अच्छा फ्यूचर है, बट दे आर बिग मशीन एंड यू आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. Okay. फ़र्क स्टार्टअप को ज्वाइन करने का या स्टार्टअप जैसी कंपनी को ज्वाइन करने का और एक MNC एस्टैब्लिश्ड MNC को ज्वाइन करने में फ़र्क ये है कि यू आर पार्ट ऑफ द बिग मशीन देयर. तो आप छोटा काम करते हो, एक स्पेशलाइज काम करते हो इनिशियली. ठीक है. लेकिन स्टार्टअप में आपको हर दिन कुछ नया करना पड़ता है, हर दिन कुछ नया आता भी है, क्योंकि हर दिन कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा होता है. दोनों के DNA में फ़र्क है. वहाँ रिस्क लेना अलाउड नहीं है इतना ज़्यादा, यहाँ रिस्क लेना अलाउड है.
अलाउड भी है और उसमें नुकसान भी होता है तो कोई मसला नहीं होता. वहाँ नुकसान होगा तो you'll be a lot more accountable than in a In your typical own in startup. your own startup or in Or a small startup. startup. तो ये फ़र्क ज़रूर है. तो ये चॉइस है किसी भी स्टूडेंट की कि उसको कैसी लाइफ चाहिए. एक स्टेबल जर्नी चाहिए या कुछ हैपेजर्ड जर्नी चाहिए. तो वो मैं अक्सर एक किशोर कुमार का गाना गाता हूँ, सुनता रहता हूँ गाड़ी में. एंड उसके दो बोल इनिशियल कुछ इस तरह से हैं कि एक रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं. Exactly. तो वो चीज़ मुझे हमेशा इंस्पायर करती है. तो और मेरे एक मेंटोर भी हमेशा कहते थे कि इंसान को दरख्त बन के नहीं रहना चाहिए और दरख्त एक ही जगह पे रहता है. हाँ, ये तो बड़ी प्यारी बात है. सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव एज वेल. और इसलिए थोड़ा चैलेंज अच्छा लगता है, थोड़ा रिस्क अच्छा लगता है लेना. और दुनिया में जिन लोगों ने भी रिस्क लिए हैं शायद उन्होंने बहुत बड़ा रिटर्न भी कमाया उसमें से. बट नेवरदलेस दिस इज व्हाट आई लाइक. Oh, great. अच्छा, आपने शुरू में एक बात बताई थी कि you said that everybody should have one purpose. Yeah. So इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Like shed some light on this thing that all these people, those who are doing chartered accountancy, what should be their purpose? वेल इंडिविजुअल लेवल पे तो मैं पर्पस पे कमेंट नहीं कर पाऊँ शायद. बट हर शख्स को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि लाइफ से क्या चाहिए. बिकॉज हम सब किसी ना किसी रीज़न को तलाश कर रहे होते हैं, वाई वी डू वी एग्जिस्ट एक्चुअली. तो उसके पीछे ज़रूर जाना चाहिए. व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम बुक्स एंड रीडिंग इज़ दैट दुनिया में नाम उन लोगों ने ही कमाया है जिन्होंने मसले सॉल्व किए हैं दुनिया के और दूसरों के. अपने लिए तो हम सब काम करते हैं. और अच्छी बात यह है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं दैट प्रोफेशन हैज़ सो मच पोटेंशियल कि अपनी लाइफ तो बनी जाती है कुछ अरसे में. अल्लाह का शुक्र है. एंड आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू आई कैप एज वेल फॉर द हार्ड वर्क दैट दे डू. हम वो क्रेडिट देते नहीं हैं अक्सर आई कैप को, बट आई कैप का क्रेडिट ड्यू है इस पर. और आई कैप ने बहुत काम किया है इस प्रोफेशन को इस काबिल बनाने के लिए कि आज एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलता है और उसकी बाहर किसी भी फर्म में इजीली मोबिलिटी हो जाती है. ये हर प्रोफेशन में इतना आसान नहीं है. लोगों को बड़ा काम करना पड़ता है और हमारे लिए बहुत आसान है. और जो मोबिलिटी है वो इतनी आसान है कि वो एक अच्छी स्टार्ट दे देती है आपको बाहर. और जिनको बाहर सेटल होना होता है वो बाहर सेटल हो जाते हैं बहुत आराम से. तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अपने लिए तो काम हर कोई करता है, बट दूसरों के लिए भी काम करना पड़ता है. एंड व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग अदर्स प्रॉब्लम थ्रू योर इनिशिएटिव्स, थ्रू योर आइडियाज, थ्रू इवन बिल्डिंग अ स्टार्टअप और अ कंपनी. स्टार्टअप क्या है? एक कंपनी है. स्टार्टअप को स्टार्टअप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल जो है वो प्रूव्ड नहीं होता. राइट. स्टार्टअप को इसलिए स्टार्टअप कहते हैं. वरना तो मैं एक दुकान खोल लूँ दैट इज ऑल्सो स्टार्टअप. राइट. बट टेक स्टार्टअप इसलिए टेक स्टार्टअप कहलाए जाते हैं और बिजनेस नहीं कहलाए जाते इनिशियली बिकॉज दे हैव टू प्रूव देयर बिजनेस मॉडल आफ्टर सम इटरेशंस कि कस्टमर ये बाय करने को तैयार भी है नहीं है. अगर वो बाय करने को तैयार नहीं है देन यू डोंट हैव अ गुड बिजनेस मॉडल. Exactly. फिर वो बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. और वो वही स्टार्टअप्स के साथ होता है. बहुत सारे स्टार्टअप्स 90% ऑफ द स्टार्टअप फेल. Yeah. वाई? बिकॉज बहुत सारे रीजंस होते हैं. उसमें टीम ना बनना होता है, फंडिंग ना होना होता है, उसमें बिजनेस मॉडल अच्छा ना होना होता है. बिजनेस मॉडल अच्छा ना होना बहुत बड़ा रीज़न है और ज़्यादा मेजॉरिटी उन्हीं की है. Okay. सो जैसे ही आपका बिजनेस मॉडल अच्छा होता है आपको कस्टमर पैसे देने को तैयार होता है आपकी सर्विस के लिए या प्रोडक्ट के लिए, आपका बिजनेस चल पड़ेगा. वंडरफुल. अच्छा, मैंने सुना है कि आपने कुछ अरसे पढ़ाया भी है. Yes. तो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? जब पढ़ाने का ये कुछ रहा है कि मैंने इंटरमीडिएट के बाद भी पढ़ाया था. मैं मैथ्स बहुत पढ़ाता था बिकॉज मैथ्स वाज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज लाइक्ड. तो मैथ्स, अलजेब्रा और ये सारी चीज़ें मैंने इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाई. देन आई सीए के बाद, सीए के दौरान तो मैंने इतना नहीं पढ़ाया बट सीए के बाद फिर मैंने ACCA को पढ़ाना स्टार्ट किया. आई स्टिल डू टीच ACCA स्टूडेंट्स. Okay. और
स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप का कोर्स पढ़ाता हूँ एट अ प्रोफेशनल लेवल। वो एक्सपीरियंस एक अपना एक्सपीरियंस है। मेंटोरशिप इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज लाइक, और मुझे ये लगता है कि हर स्टूडेंट को अपने लिए मेंटोर ढूंढना चाहिए। मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं हर फील्ड में। हर फील्ड का अपना एक एक्सपर्ट होता है, वो आपका गो टू पर्सन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर बात एग्री करें आप, बट मेंटोर का काम ही यही होता है कि वो आपको डायरेक्शन दे रहा होता है। तो दैट इज़ समथिंग एवरीवन शुड डू। जब आप एक लेवल पहुंच जाते हैं तो आपसे नीचे जो लोग आ रहे होते हैं उनको आपकी ज़रूरत होती है। तो यू हैव टू Have someone. गिव योर हैंड टू दैट पर्सन एंड पिक दैट अप। हो सकता है वो आपसे भी ऊपर पहुंच जाए, बट दैट इज़ व्हाट योर जॉब इज एक्चुअली एज ह्यूमंस। ओके अच्छा, तो ये मेंटोरशिप की बात आपने की, सो दैट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल थॉट कि एक मेंटोर हर किसी की लाइफ में होता है, और अगर मेंटोर नहीं तो एटलीस्ट गो टू पर्सन या कोई ऐसा जिसको दे लुक अप टू, राइट। सो अब जैसे कि टेक्नोलॉजी ने इनकॉर्पोरेट कर लिया एजुकेशन को भी काफ़ी हद तक, और स्मार्ट क्लासेस और ये ऑनलाइन सेशंस और ये वो मतलब जितने भी ये जूम सेशंस शुरू हो गए, so what is your idea about it के is it still that impactful for students जब वो एक ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं या वो स्मार्ट क्लासेस ले रहे होते हैं एंड दे आर नॉट फिजिकली देयर इन वन रूम विद द टीचर और देयर मेंटोर, सो कोई डिफरेंस आया है या स्टिल हम इसको इसी तरह से लेके चल सकते हैं? एक चीज़ माइंड साइंसेस में हमने सीखी थी कि एवरी पर्सन हैज़ एन ऑरा अराउंड देम, राइट। टिपिकली एज चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मुझे इसका डेटा समझ में नहीं आता कि ऑरा कैसे होता है, बट जब मैं फिलोसफिकली होकर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ऑरा तो हर बंदे का होता है। मैं अगर किसी को देखता हूँ तो मुझे एक फीलर आता है कि यार ये बंदे से मैं बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, राइट। तो जो ऑरा होता है ना, वो आप पे इम्पैक्ट ज़रूर कर रहा होता है हमेशा। ओके मैं और आप इस वक्त बैठे हैं, मेरा ऑरा आपको इम्पैक्ट कर रहा होगा, आपका ऑरा मुझे इम्पैक्ट कर रहा होगा। अगर मेरा नेगेटिव ऑरा होगा तो यू विल फील डाउन आफ्टर सम टाइम, राइट। सो दिस इज आवर लाइफ, Yeah, exactly. थिंग्स वर्क इन द मेटाफिजिक्स वर्ल्ड, एग्जैक्टली राइट। सो मुझे अभी भी लगता है कि फिजिकल पढ़ाना या फिजिकल स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन इज a different thing than Zoom or other technology enabled pedagogy styles. ओके Again, you can take a mixture of hybrid thing, और hybrid भी चल सकता है, online भी चल सकता है, बट वो आपको नॉलेज दे देगा। बट नॉलेज के साथ जो टीचर की डायरेक्शन होती है या टीचर का या एक ह्यूमन एक्सपीरियंस या ऑरा जो एक्सपीरियंस होता है, एग्जैक्टली ह्यूमन एक्सपीरियंस इज द राइट वर्ड। जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़रूरी है, और वही आपको हेल्प करता है इन द स्टूडेंट लाइफ एज वेल और आगे भी ज़िंदगी में। ओके कभी भी ऐसा नहीं होता मैं किसी से मशवरा लेने जा रहा हूँ और मैंने उसको बोला ये जूम लिंक है, ज्वाइन करो, मुझे मशवरा दो। ऐसा मैंने कभी किसी को करते हुए देखा नहीं है अब तक तो नहीं देखा। ओके हाँ, हम फ़ोन करके लोगों से मशवरे करते हैं, बट फ़ोन हमारे लिए शायद जूम से डिफरेंट एक रोल प्ले करता है। ठीक है। So I still think the physical world is here to stay. It's not gone as yet. अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इज सॉफ्ट स्किल्स फॉर सीए स्टूडेंट्स जो कि स्टार्टअप्स, जैसे अब स्टार्टअप वाले लोग जो होते हैं, जैसे आपने कहा कि इट्स लाइक अ स्मॉल स्केल बिजनेस जहाँ पर आपको एक हर चीज़ स्टैब्लिश नहीं मिलती, यू आर द वन हु इज़ एक्चुअली स्टैब्लिशिंग एवरीथिंग, कनेक्शंस एंड रेफरेंसेस एंड इन्वेस्टर्स एवरीथिंग। तो सॉफ्ट स्किल्स कितना इस चीज़ में मैटर करते हैं? सबसे ज़्यादा मैटर ही सॉफ्ट स्किल करते हैं। अच्छा टेक्निकल स्किल आपको एंट्री दे सकती है, सॉफ्ट स्किल आपको लीडर बना सकती है। ग्रेट। अगर आपको ऊपर जाना है तो यू नीड सॉफ्ट स्किल्स। बाय सॉफ्ट स्किल्स आई मीन यू नीड प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको अपनी बात को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए, और आपको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, अगर आप काम तो बहुत अच्छा करते हैं बट यू कैन नॉट प्रेजेंट इट इन अ राइट वे, आई डोंट थिंक इट विल वर्क इन द लॉन्ग रन। In the long run, you need to be a good communicator. You need to be, regardless कि आप introvert हो या extrovert हो, that doesn't matter. That doesn't matter. दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल इंट्रोवर्ट ही हैं। तो वो मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हो और प्रेजेंट कैसे करते हो। कुछ लोग ऐसे इतने अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, और ज़्यादातर आप सीनियर लेवल के लोगों को देखेंगे वो कम बात करेंगे,
वो एक जुमला बोलेंगे और आपको बात समझ में आ जाएगी. दैट इज द एक्सपर्टीज दैट एवरीवन नीड्स. So they need to be a very clear communicators. Clear communicators, well structured in their thought processes. अगर thought process structured नहीं होगा तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी. Obviously right choice of words ही नहीं आएंगे. ठीक है. So overall आपका जो experience था ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को अगर हम summarize करें and then we ask you to give one message or one advice to all those upcoming chartered accountancy students, तो वो क्या message होगा? Chartered accountancy is not the end. Okay. और it's not the end, it's not the beginning as well. Beginning इसलिए नहीं क्योंकि आपने एक जर्नी की है, उससे लर्न किया है, उसको साथ लेके चलना है. ठीक है. और एंड इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है. Honestly, when you enter the real market and the real world outside, अच्छी बात ये है कि ICAP ने हमारे लिए ट्रेनिंग रखी हुई है 3.5 साल की, तो उसमें भी काफ़ी रियल फ्लेवर मिल जाता है हमें इंडस्ट्री का और दूसरे एरियाज़ का. बट व्हेन यू गो इन द रियल वर्ल्ड एंड बिकम अ डिसीजन मेकर एक्चुअली, तब आपको उसमें बहुत सारे एक्सपेक्ट्स को देखना चाहिए. वन एक्सपेक्ट एज के आपको सब नहीं आता. Okay. ये मैंने मसला बहुत सारे न्यूली क्वालिफाइड लोगों के साथ देखा है. हमने बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन की है बट हमें सब नहीं आता. हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और हमें अभी और बहुत कुछ सीखना है. तो डोंट मेक दैट जर्नी एंड, लर्निंग जर्नी एंड फॉर योर सेल्फ. स्टार्ट लर्निंग अदर थिंग्स, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल. फर्टर्निटी, दूसरी फर्टर्निटीज़ को भी टच करें, दूसरे लोगों से मिलें. यू लर्न डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आप हैरान हो जाएंगे लोग कैसे सोचते हैं. आप पॉलिटिक्स पढ़ें, आप फिलॉसफी पढ़ें, आप पब्लिक पॉलिसी पढ़ें. मैं बहुत ज़्यादा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं जानता जो पब्लिक डोमेन में गया हो, पब्लिक सेक्टर में गया हो. CSS कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता. आई डोंट थिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा. बट हाँ, उसका ऑब्वियसली ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट है. वो अगर उधर कोई अपॉर्चुनिटीज इस तरह की पब्लिक सेक्टर क्रिएट कर दे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी उनको चाहिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है पब्लिक सेक्टर में. Okay. ऑब्वियसली जब हम मुल्क की पॉलिसी बनाने पे की बात करते हैं तो वो हर एक को इम्पैक्ट करती है. Exactly. वो मेरी लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है, आपकी लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है. तो वाई नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन पब्लिक सेक्टर? वी नो अ लॉट ऑफ गुड स्टफ एक्चुअली. Exactly. सो वी कैन कंट्रीब्यूट देयर एज वेल. बट हमारा ज़्यादातर फोकस या तो फर्म्स रहा है या फिर टिपिकली ज़्यादातर इंडस्ट्री या फिर बिजनेस या फिर बाहर निकल जाते हैं. या एग्जैक्टली. आजकल तो ज़्यादातर बाहर निकलने का रुझान ही है. एंड दैट इज़ नॉट समथिंग, आई वुड नॉट डिस्करेज दैट. ऑब्वियसली दैट इज़ अ चॉइस एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू मेक कि वो बाहर जाना चाहता है या यहाँ रहना चाहता है. और आई डोंट बिलीव इन बाउंड्रीज एज वेल. दुनिया पूरी हम लोगों के लिए ही है और कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. देयर आर पाकिस्तानीज मेकिंग इम्पैक्ट अराउंड द वर्ल्ड. इनफैक्ट अगर हम अपने नेबर कंट्री को देखें, देयर आर इंडियंस मेकिंग इम्पैक्ट ऑल अराउंड द ऑल वर्ल्ड. अराउंड द वर्ल्ड. हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो ज़्यादातर CEOs आज इंडियंस ही हैं. एग्जैक्टली. उसकी वजह ये है कि दे हैव मेड श्योर that their professionals that they are making out of their country are problem solvers for the world, not for themselves only or not Okay. for their own domain only. So मेरा तो मैसेज यही होगा, shoot for that star and inshallah you'll land there. अच्छा, जब आप CA कर रहे थे और आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट की तो ऑब्वियसली आर्टिकलशिप में जो स्टाइपेंड स्टूडेंट्स को मिलती है दैट इज़ वेरी मिनिमल अमाउंट. और यूजुअली ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें काफ़ी साल लगते हैं, या ये कह लें कि इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन टू पे फॉर सो मच टाइम. तो इस तरह के टाइम और इस तरह की जर्नी में आपने कोई क्योंकि आप बहुत एक क्यूरियस शख्स हैं और आपने हमेशा एक कोई ना कोई क्रिएटिव एस्पेक्ट देखा चीज़ों में, तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप? डिड यू वर्क एनीवेयर एल्स और हैव यू थॉट अबाउट समथिंग एल्स एज वेल? अच्छा, फर्म लाइफ में वैसे टाइम कम ही मिलता है.
because you have to work on a lot of audit clients and etc. बट अब इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक वो जिनको अर्न करना है, सीए वो फील्ड है जिसमें हर तरह का बच्चा आता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता ऑन फीस एंड एक्सेट्रा, लिमिटेड होता है, राइट. बट कुछ लोग होते हैं जिनको घर को भी सपोर्ट करना होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको अर्न करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So since I used to explore a lot of things on a regular basis, laptop was my buddy. Buddy is the right word. So laptop was my buddy. तो मैं हर वक्त लैपटॉप पे बैठा रहता था और दुनिया एक्सप्लोर करता रहता था. तो वहाँ पे फिर मुझे मेरी नज़र पड़ी कि there are new platforms where you can earn money actually online. तो Fiverr, for example, Upwork, these were the platforms which I explored actually. और पहली बार मैंने तुक्के में फाइवर पे $5 का गिग बनता था उस ज़माने में, उससे ज़्यादा का बनता भी नहीं था. तो फर्स्ट टाइम आई मेड अ गिग कि मैं अकाउंटिंग सर्विसेज दे सकता हूँ. अच्छा, वो भी कोई बहुत ऐसी सर्विसेज नहीं थी जिसका कॉन्फ्लिक्ट मेरी फर्म से हो रहा हो, क्योंकि फाइवर पे कस्टमर भी ऐसा नहीं होता. तो वहाँ पे मैंने सर्विस दी थी कि मैं बैलेंस शीट P&L बना के दे दूँगा, ठीक है. अब फाइवर पे जो सर्विसेज लेते हैं वो छोटी एसएमईज देती हैं, किसी की दुकान है, किसी की बेकरी है. तो फर्स्ट टाइम आई गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम अ वुमेन इन यूएस. उसकी छोटी सी बेकरी थी एंड शी वांटेड मी टू मेक अ बैलेंस शीट एंड अ P&L फॉर हर, ताकि वो टैक्स अथॉरिटीज़ को सबमिट करा सके. ओके. उन्होंने मुझे $5 का असाइनमेंट दिया. आई वॉज अ स्टूडेंट दैट टाइम. मैंने कहा हाँ ठीक है, $5 का क्या मसला है, एंड मेरे लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था वो. तो मैंने उनको $5 का असाइनमेंट करके दे दिया. फाइवर यूज टू कट 20% ऑफ द मनी. मुझे $4 मिलने थे, उन्होंने $5 मुझे टिप भी दे दी. Wow. सो दैट वाज द फर्स्ट अर्निंग दैट आई मेड ऑनलाइन. Great. फिर फाइवर का जर्नी चलता रहा. ड्यूरिंग आर्टिकल जब मुझे टाइम मिलता था मैं उसको ओपन करता था, ऑनलाइन हो जाता था, और मैं कस्टमर्स के अगर कोई ऑर्डर्स आते थे तो मैं फुलफिल करता था. एंड आई कंटिन्यूड दिस फॉर 2-3-4 years easily. And the good thing is कि I added more people in this. मैंने अपने कुछ कोलीग्स को हेल्प भी की to make money out of Fiverr and other platforms. जिनको ज़रूरत थी, जिन्होंने हेल्प मांगी थी, obviously आप उनको ही हेल्प करते हो. तो वो जर्नी था. अब मैं नहीं करता इन प्लेटफॉर्म्स पे इतना काम, because there are a lot of other things that are in life now. But I can and I help people who do want to explore these projects. उस ज़माने में गिग्स मार्केट बहुत सैचुरेटेड नहीं थी. अब मार्केट बहुत सैचुरेटेड, हर एक को पता है इन प्लेटफॉर्म्स का. तो लकीली एट दैट टाइम ओनली 1 or 2 gigs वर देयर फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन फाइवर. तो ऑर्डर आ जाते थे बहुत आराम से. अब ये है कि जाहिर सी बात है, जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, जिसके पास पुराने ऑर्डर्स की रेटिंग है, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं. सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द जर्नीज दैट आई एक्सप्लोर्ड, जिसमें थोड़ी अर्निंग भी हुई ऑब्वियसली. फिर उसी से सीए की फ़ीस और सारी चीज़ें मैं खुद करता था. आई यूज़ टू गिव मनी टू माई पेरेंट्स एज वेल. बट वो ये सब इस तरह से चलता रहा. Excellent. So that's a very good thing you have shared with our students. अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो वैसे ही इतनी मुश्किल फील्ड है, फिर आपने एमएस किया, वो भी इकोनॉमिक्स में. So how this thing happened? अच्छा, इकोनॉमिक्स वाज अ सब्जेक्ट दैट फर्स्ट टाइम जो मैं उससे वास्ता पढ़ा वो सीए में ही पढ़ा था. अच्छा. सीए में मॉड्यूल बी में हमारे पास इकोनॉमिक्स होता था, और उसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते थे. ठीक है. बट इकोनॉमिक्स की फिलॉसफी बहुत अच्छी है. इट्स अ कोड ऑफ लाइफ आई बिलीव. और मैं हमेशा अपने दोस्तों से ऑन अ लाइटर नोट कहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ना कोई, या अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में कोई नोबेल प्राइज़ नहीं है, इकोनॉमिक्स में है. Okay. तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट लाइफ. और मैं और आप आज जिस दौड़ में लगे हैं वो इकोनॉमिक्स की दौड़ ही तो है. और Exactly. वरना मैं सुकून से घर पे ना बैठ जाऊँ. सही बात है. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स की दौर है. इट्स ऑल अबाउट मनी एंड हाउ इकोनॉमीज वर्क. पैसा कैसे बनता है, और मुल्कों का पैसा कैसे बनता है, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है. ये सारे टॉपिक्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते रहे थे, और आज भी लगते हैं. मैं मुख्तलिफ सवालात सोचता था कि क्यों होता है ऐसा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये थोड़ा रिलीजियस हो जाएगा, बट ये भी एक सवाल था मेरे दिमाग में फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव. अल्लाह मियाँ कहते हैं कि सदका दो, मैं तुम्हें मल्टीपल वापस करूँगा.
फ्रॉम फेथ पर्सपेक्टिव मैं इस पर बहुत बिलीव करता हूँ, बट क्योंकि मैं मैथमेटिकल बंदा हूँ और डेटा वाला बंदा हूँ, मैं सोचता हूँ ये अल्लाह में करते कैसे होंगे। तो ये एक सवाल था मेरी थीसिस में, मैं जो थीसिस करना चाहता था, ऑल्दो मैंने दूसरे टॉपिक पे थीसिस किया, बट ये एक थीसिस का टॉपिक मैंने सोचा था कि ये मैं एक्सप्लोर करूँगा कि इसकी मैथमेटिकल रैशनल क्या बनती है, कि 7 का 2 और मल्टीपल वापस आता है आपके पास, और आपके पास आता है, दूसरे के पास जाती ही नहीं मल्टीपल। ठीक है, द इंटरेस्टिंग पार्ट। सो इकोनॉमिक्स इसलिए सोचा था क्योंकि मुझे आगे किसी पॉइंट पे पीएचडी इन इकोनॉमिक्स करना है, एक थॉट प्रोसेस था। अभी तक मैंने स्टार्ट तो नहीं किया पीएचडी का सफ़र, लेकिन शायद मैं बाद में करूँगा फ्रॉम एन ब्रॉड इंस्टीट्यूशन, बट दिस वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड डूइंग एमएस इकोनॉमिक्स. One was my inner curiosity to understand this subject. Second was the long-term plan of doing okay. research. वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह इकोनॉमिक्स के ऊपर किसी को ना थीसिस सोचते हुए देखा नहीं है, बिकॉज you've tried to include logic in your philosophy, so that's a great thing. अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइटल आपके साथ और अटैच्ड है, एंड that you were FT Talent Alumni as well. So tell us something about that, so that हमारे स्टूडेंट्स को भी पता चले कि इस तरह के भी टैलेंट हंट्स हैं दुनिया में जहाँ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. So how was the experience? अच्छा, इसका ताल्लुक स्टार्टअप से ज़्यादा है. जब मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा था, ऑब्वियसली माय स्टार्टअप वाज लिस्टेड ऑन क्रंचबेस एज वेल एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे आप अपने स्टार्टअप की डिटेल लिस्ट करते हो और बहुत सारे लोग आके उसको देखते हैं. डायरेक्टरीज होती हैं बेसिकली स्टार्टअप. सो वहाँ से ये उठाते हैं. दिस इज फाइनेंशियल टाइम्स टैलेंट एलुमनाई एक्चुअली. तो ये एक ग्लोबल एक्सेलरेटर के साथ काम करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, और ग्लोबली टैलेंट जहाँ भी होता है उसको अट्रैक्ट करते हैं और उनको किसी कंपटीशन से गुजारते हैं. So it's beyond boundaries. Beyond boundaries. Okay. So I applied through my startup as well, and I applied in an individual capacity as well, right? तो दो इनके स्ट्रीम्स थे, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी का स्ट्रीम था और एक स्टार्टअप का स्ट्रीम था. स्टार्टअप में हमने पिच डेक भेजा और सारी डिटेल्स भेजी, और स्टार्टअप में ये हुआ कि टॉप 30 को इन्होंने इन्वेस्टमेंट देनी थी थोड़ी सी, और बाकियों को इन्होंने बताना था सिर्फ कि यू पार्टिसिपेटेड इन पार्टिसिपेशन का उनको क्रेडिट दिया था. तो माय स्टार्टअप आइडिया वाज एट टॉप 50, विद इन टॉप 50 स्टार्टअप्स. सो दैट वाज समथिंग वी अचीव्ड देयर फ्रॉम एन स्टार्टअप पर्सपेक्टिव. देन अगेन ऑन द इंडिविजुअल साइड देयर वर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, जिनको SDG गोल्स बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस के गोल्स हैं. उन गोल्स में से एक गोल में टीम बनाई गई थी बेसिकली, विच इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी. एक गोल है यूनाइटेड नेशंस का. Oh yeah. सो उस गोल में टीम बनाई गई थी मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स की फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम. 5 लोगों की टीम थी, कोई अफ्रीका से था, कोई इंडोनेशिया से था. उनको 2 दिन में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, हमारे पास रिफ्यूजीज़ का टॉपिक था. Okay. कि दुनिया में रिफ्यूजीज़ का मसला कैसे हल किया जाए, उसका कुछ आइडिया निकालें. तो हमने टेक बेस्ड एक डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म प्रपोज किया और उसका एक प्रपोजल बनाया, एक पिच डेक बनाया 2 दिन के अंदर अंदर. समवन इज कनेक्टिंग फ्रॉम देयर. जानते एक दूसरे को नहीं थे, बट दैट वाज समथिंग ऑफ अ टीम प्लेइंग दैट वी डिड. और उसमें आउट ऑफ टोटल आई थिंक देयर वर 8-9 टीम्स इजीली, एंड वी वर द सेकंड टीम दैट अचीव्ड सेकंड रैंक इन दैट कॉम्पिटिशन. Wonderful. तो वो भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी था. और उसके बाद फिर ये टाइटल हर उस बंदे को जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें FT टैलेंट के एलुमनाई में वो शामिल हो जाता है. तो उसके बाद फिर आपको क्रेडिट्स भी मिलते हैं, कुछ इनामात. क्रेडिट्स से मुराद है कुछ पर्क्स मिलते हैं. Okay. फॉर एग्जांपल मैं कुछ पोर्टल्स हैं जो मैं फ्री में यूज़ कर सकता हूँ. Okay. इस तरह की चीज़ें थी. और एक सर्टिफिकेट होता है ऑब्वियसली, दैट इज समथिंग दैट So that's such honorable thing कि UN से आपको इस तरह की affiliation है. अच्छा, जैसे आपने बताया कि it was reducing inequalities and you were working with different ethnicities around you. तो वो experience कैसा था, like working with totally different and new kind of people with you and communicating and working with them as a team. तो वो कैसा experience रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली. और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि जब आप मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, जैसे हम करीम में भी करते हैं, करीम इज़ अ ग्लोबल कंपनी. सो अब
आप मुख्तलिफ इंटरेक्शंस जब करना शुरू करते हो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ से, बाहर के लोगों से, तो आपको ये लगता है कि जो आपने नेट अपने दिमाग में बिठाया होता है कि आई वुड से कॉम्प्लेक्स बिठाया होता है कि या एक बायसेस एक जो बायस होता है कि बाहर के लोग ना हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं या हाँ। हमसे ज़्यादा डिफरेंट हैं, वो आपका बायस हट जाता है। Okay. ये भी मेरे जैसा ही है, इसको भी उतना ही आता है जितना मुझे आता है। सही द पॉइंट इज कि अगर उसने ज़्यादा क्वालिफिकेशन हासिल की भी होगी तो वो बेहतर होगा। क्वालिफिकेशन से बाय क्वालिफिकेशन आई मीन उसने स्किल सेट अपने पे काम किया होगा तो वो हमसे बेहतर होगा, एग्जैक्टली नहीं किया होगा तो वो आपके जैसा इंसान होगा। ठीक सही बात है ठीक है, तो वो जो टीम के साथ कोलैबोरेट हुआ वो अपने जैसे ही लोग थे। कोई स्टूडेंट था, कोई प्रोफेशनल था, और उनसे बात करने में मज़ा आया, सोचने में मज़ा आया, सोच अलग अलग फील हुई। ज़ाहिर सोच अलग होती है तो फिर सॉल्यूशंस भी डिफरेंट निकलते हैं, तो दैट वाज इंटरेस्टिंग पार्ट। चलो ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस वेरी गुड एक्सपीरियंस। Okay, thank you so much for being our show today. And it was really insightful talking to you about all of these domains and all of your experiences. So, thank you so much. थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज की पूरी बात में ये बात ज़रूर समझ आएगी कि इट्स नॉट द एंड नाइदर द बिगिनिंग। ये सिर्फ एक जर्नी का एक हिस्सा है, जो जर्नी आपने बहुत पहले शुरू कर दी थी, और लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। If you have curiosity to know more about different things happening around you, start reading. Reading से मेरा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप अपनी किताबों को पढ़ते रहें और आप एक दिन ये कह दें कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। सो जैसे आज हमारे गेस्ट ने इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया कि ही इज़ ऑल्सो एन एविड रीडर एंड ही रीड्स ऑल काइंड ऑफ बुक्स एंड डिफरेंट डोमेन्स एंड ही लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट फ्रेटर्निटीज़, that's important for you to thrive in life. So इसी के साथ आज के पॉडकास्ट से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।